हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ फाइंड अपॉन नेट जीआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो चलिए दोस्तों, समुद्र विज्ञान ओशियनोग्राफी की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज महासागरीय जल संचरण से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने शेल्फ, स्लोप अर्थात इनके ऊंचाई के बारे में पढ़ा था और आज हमारी महासागरीय जल संचरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच स्टार्ट है, जिसको नेट जीआरएफ करके रिसर्चर बनना है अर्थात पीएचडी करनी है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेज अवेलेबल हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी कोर्स में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो कि टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे और इसी कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस कोर्स की फीस है दोस्तों मात्र 5,990 रुपए। साथ में दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए विद्यास्थली बैच है। इस कोर्स में भी आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और साथ में इसी में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो कि टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 4500 रुपए। साथ में दोस्तों लैब असिस्टेंट की क्लासेस भी अवेलेबल है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। सारथी बैच है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ जो अर्थात लैब असिस्टेंट के पूरे सिलेबस की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में नोट्स दिए जाएंगे जो कि प्रिंटेड A4 बुकलेट में होंगे और सभी कोर्सेज पे होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। इसमें दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इस कोर्स की फीस है मात्र 3,000 रुपए। साथ में दोस्तों सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। एनटीए नेट जीआरएफ, सेट एग्जाम, पीजीटी एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर, लेब असिस्टेंट सभी एग्जाम्स के लिए ये टेस्ट सीरीज आपको यूजफुल रहेगी और इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 299। इस टेस्ट सीरीज में भी आपको दोस्तों सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों यूनिट अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे जिनमें आपके 50 प्रश्न होंगे और सभी को आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा। साथ ही में परीक्षा की योजना के अनुसार भी आपके टेस्ट लिए जाएंगे और सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। और जो भी आपके डाउट्स है आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों महासागरीय जल संचरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। दूसरा कथन है महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला कथन क्या कह रहा है कि महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। महासागरीय जल में गतिशीलता दोस्तों क्या केवल बाह्य बल के द्वारा ही प्रभावित होती है? केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है? गलत है दोस्तों, क्योंकि महासागरीय जल में आंतरिक बल भी प्रभावी होता है और बाह्य बल भी प्रभावी होता है। आंतरिक बल के प्रभाव के कारण ही दोस्तों अर्थात सुनामी, जब प्लेटों में गति होती है, जब महासागरीय जल में प्लेटों की गति के कारण जब भूकंप आते हैं महासागरीय जल में तो उसे सुनामी उत्पन्न होती है जो कि एक आंतरिक बल का प्रभाव है। और बाह्य बल से दोस्तों ज्वार भाटा इत्यादि गतिविधियां होती हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। सेकंड है महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। एकदम सही बात है दोस्तों, महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतिविधियां होती है। क्षैतिज गतिविधि से दोस्तों लहरें तरंगे उत्पन्न होती है और ऊर्ध्वाधर गति में ज्वार भाटा आता है। ऊपर उठता है तो ज्वार आएगा और अगर जल नीचे चला जाता है समुद्र तल के तो उसे भाटा कहते हैं। तो दोनों कथन दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन एक गलत है लेकिन सेकंड कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर आता है? सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर आता है? तो बताइए दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर देखा गया है? ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, उन्हीं को हम ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा व पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न लहरें या फिर चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण जल का ऊपर व नीचे गिरना ही ज्वार भाटा होता है। जल का ऊपर उठना व नीचे गिरना की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर देखा गया है? खंबात की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में, एंडरसन की खाड़ी में या अलास्का की खाड़ी में? तो बताइए दोस्तों, सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर देखा गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंडी की खाड़ी में ही विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा देखा गया है, जो कि फंडी की खाड़ी यूएसए के पूर्वी भाग में स्थित नव स्कोशिया में स्थित है। नव स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा देखा गया है। और यदि भारत की बात की जाए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर आता है? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर देखा गया है? तो भारत में दोस्तों गुजरात के ओखा तट पर, गुजरात के ओखा तट पर सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा देखा जाता है। और विश्व में फंडी की खाड़ी नव स्कोशिया में स्थित है, वहां पर सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सतहों पर वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? समुद्री सतह पर वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि समुद्री सतह पर वृहद ज्वार भाटा किस कारण से आता है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों का एक दिशा में होना। ऑप्शन नंबर 2 है सूर्य चंद्रमा का एक दूसरे के समकोण पर होना। ऑप्शन नंबर 3 है समुद्री तट का दंतुरित होना, या फिर समुद्र की सतह पर उच्च वायुदाब का होना। तो बताइए दोस्तों, समुद्री सतह पर ऊंचा ज्वार या फिर वृहद ज्वार आने का क्या कारण होता है? तो दोस्तों, हमने देखा कि सूर्य अथवा चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आता है, और यह भी दो प्रकार के होते हैं, वृहद ज्वार या उच्च ज्वार, और सेकंड है निम्न ज्वार या लघु ज्वार। तो दोस्तों, वृहद ज्वार कब आते हैं? वृहद ज्वार दोस्तों जब पृथ्वी था अर्थ, सन और मून था, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य जब तीनों एक दिशा में होते हैं, सीधी दिशा में होते हैं, तब वृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार आते हैं। यहाँ पर जाएगा दोस्तों सन, अर्थ और मून, था इधर से चंद्रमा का आकर्षण और यहाँ से सूर्य का, इसके कारण जल का इस ओर से खिंचाव होता है, जिससे वृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। और लघु ज्वार भाटा दोस्तों जब
सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब लघु ज्वार आता है। अर्थात यहाँ अर्थ हो जाएगी ये सन और इसका समकोण पर चंद्रमा, इस स्थिति में लघु ज्वार देखा जाता है। तो दोस्तों वृहद ज्वार आने का कारण है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की तीनों का एक ही दिशा में होना प्रमुख कारण है, और सूर्य चंद्रमा का एक दूसरे के समकोण पर होना लघु ज्वार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ज्वार भाटा नौ संचालन की गतिविधियों में मददगार होते हैं। सेकंड है ज्वार भाटा तलछटों की गाद या डिसिलिकेशन में मदद करते हैं। तीसरा है ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में किया जाता है। तो बताइए दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहला कथन है ज्वार भाटा नौ संचालन की गतिविधियों में मददगार होते हैं। सही बात है दोस्तों। जब ज्वार भाटा आते हैं तो नौ संचालन अर्थात इनके ज्वार भाटा आते हैं, इन लहरों के माध्यम से नाव को आगे बढ़ा दिया जाता है। दूसरा है ज्वार भाटा तलछटों की गाद निकालने में मदद करते हैं। सही बात है दोस्तों। जब ज्वार आता है तो अपने साथ सेडिमेंट भी लाते हैं, और जब भाटा आता है तो तलछटों को समुद्र में ले जाया जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है, तलछटों की गाद निकालने में ज्वार भाटा सहायक होते हैं। तीसरा कथन है ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में किया जाता है। सही बात है दोस्तों। जब ज्वार आते हैं उच्च आते हैं तो यहाँ पर टरबाइन लगा दिए जाते हैं, जिससे इसमें ज्वार भाटे के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महासागरीय जल धाराओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताइए दोस्तों, सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जल धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। दूसरा कथन है उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। तीसरा कथन है निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जल धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला कथन क्या कह रहा है कि निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। सही बात है दोस्तों। किस प्रकार? दोस्तों ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, यहाँ से दोस्तों विषुवत रेखीय धारा प्रवाहित होती है, परंतु दोस्तों यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, परंतु पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करती है। लेकिन धाराएं या फिर जल पृथ्वी की गति का साथ नहीं देने के कारण यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं, और यह जब निम्न या उच्च मध्य अक्षांशों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है, अर्थात यहाँ से दोस्तों गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा यहाँ से प्रवाहित होती हुई महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, और इधर पश्चिमी किनारों पर गर्म जलधारा, महासागर के पश्चिमी किनारे पर गर्म जलधारा और पूर्वी किनारे पर ठंडी जलधारा बहती है। और दोस्तों यहाँ पर यह गर्म जलधारा स्थानांतरित होने के कारण नीचे से ठंडा जल आ जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। तो दोस्तों ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है, सही बात है। निम्न या मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में इन्हें हम व्यापारिक पवन पेटी यहाँ पर व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, जिनकी दिशा पूर्व से पश्चिम मानी जाती है। दोस्तों पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने के कारण ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाएगी, और यहीं पर दोस्तों हमें पश्चिमी किनारों पर शीत वायुधारा या फिर जलधारा के प्रवाहित होने के कारण हमें
मरुस्थलों का विकास देखने को मिलता है। तो सही बात है दोस्तों कि निम्न व मध्य अक्षांशों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाएगी। सेकंड है उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी नदर्न हेमिस्फीयर में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती हैं। ये दोस्तों मान लेते हैं अटलांटिक महासागर है, यह दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, यह साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप आ जाएगा, तो यहाँ पे अफ्रीका है। इनके बीच में दोस्तों अटलांटिक महासागर स्थित है। तो दोस्तों जब उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है, तो दोस्तों हमने देखा था कि यहाँ से गल्फ स्ट्रीम धारा बहती है और यहाँ ऊपर से लैब्राडोर की ठंडी धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों महाद्वीपों के पूर्वी भागों में ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। तो यह कथन भी सही है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों प्रशांत महासागर में भी क्यूरोशिवो और आयोशिवो धारा भी महाद्वीपों के पूर्वी भागों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। तो दोस्तों महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, यह है दोस्तों महासागर का पूर्वी किनारा और यह दोस्तों महाद्वीप का पूर्वी किनारा। तो दोस्तों गर्म जलधाराएं महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर ही बहती है, क्योंकि यहाँ से गर्म जलधारा पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होती है, जो कि महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर गर्म जलधारा का विकास करती है अर्थात इसको स्थानांतरित करती है। तो यह कथन भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधाराएं हैं? गर्म जलधारा इनमें से कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम, कनारी, बेंगुला या फोकलैंड? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी धारा गर्म जलधारा है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर, गर्म जलधारा इनमें से कौन सी है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम धारा दोस्तों गर्म जलधारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है और अमेरिका के या फिर यूएसए के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। कनारी दोस्तों ये एक कोल्ड करंट है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही यूरोप के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। ध्रुवों से आने के कारण यह एक ठंडी जलधारा है। बेंगुला दोस्तों यह भी दोस्तों एक कोल्ड करंट है जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर किनी की खाड़ी के पास में बेंगुला धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों फोकलैंड है, फोकलैंड भी दोस्तों एक कोल्ड करंट है जो कि दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केवल गल्फ स्ट्रीम धारा ही एक गर्म जलधारा मानी जाती है। इस प्रकार दोस्तों प्रशांत महासागर में भी क्यूरोशिवो एक गर्म जलधारा है, परंतु आयोशिवो एक ठंडी जलधारा है। और हिंद महासागर में दोस्तों मोजाम्बिक इस प्रकार गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक और जलधाराएं हैं और दूसरी ओर इनमें कौन से महासागर में ये प्रवाहित होती हैं? गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्ट, फोकलैंड, अंगुलहास। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सी जलधाराएं कौन से महासागर में प्रवाहित होती हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है दोस्तों जो कि अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट दोस्तों हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। इसी को दोस्तों हम पेरू की धारा भी कहते हैं जो कि प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। फोकलैंड दोस्तों एक ठंडी जलधारा है
जो कि दक्षिण अमेरिका में ही प्रवाहित होती है, जो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। अंगुलहास जलधारा दोस्तों एक गर्म जलधारा है जो कि हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट प्रशांत महासागर में, फोकलैंड दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, और अंगुलहास हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है जिन क्षेत्र में गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं। इसका कारण है गर्म व ठंडी जलधाराओं के मिलने वाले क्षेत्र का तापमान मछलियों के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो बताइए दोस्तों कथन और कारण सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। कथन है कि जिन क्षेत्र में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं। सही बात है दोस्तों। जब एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा जब आपस में टकराती है तो इससे ही यहाँ पर मत्स्य क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह मत्स्य क्षेत्रों के लिए आवश्यक दशा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किस कारण से यहाँ पर मत्स्य क्षेत्र विकसित होते हैं। तो दोस्तों जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा प्रवाहित जब टकराती है तो यहाँ पर एक मछलियों के लिए भोजन अर्थात फाइटोप्लैंक्टन नामक मछलियों का एक भोजन विकसित होता है था, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मत्स्य क्षेत्र तथा मत्स्य उत्पादन भी अच्छा होता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा से देख सकते हैं। जब गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा टकराती है तो यहाँ पर एक मत्स्य केंद्र स्थापित है, जो कि जिन्हें हम जॉर्ज बैंक, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज सेंट पियरी बैंक मत्स्य के लिए मत्स्य उत्पादन या मत्स्य केंद्र के नाम से मत्स्य केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जापान में भी आयुषीय और कुरोशियो धारा के टकराने से मत्स्य क्षेत्र वहां विकसित होते हैं। तो कारण देखते हैं दोस्तों कि वहां पर फाइटोप्लैंक्टन या फिर मछलियों के लिए भोजन की उपलब्धता के कारण ही ये क्षेत्र विकसित होते हैं। तो इसका कारण है गर्म व ठंडी जलधाराओं के मिलने वाले क्षेत्र का तापमान मछलियों के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। नहीं दोस्तों, तापमान के कारण यहाँ पर मछलियों का केंद्र नहीं है, परंतु यहाँ पर इनके गर्म व ठंडी जलधारा के टकराने से इनके भोजन का कारण ही यहाँ पर मछली केंद्र पाए जाते हैं। तो कारण गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, महासागरीय जल संचरण से संबंधित क्वेश्चन से इसको कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए और आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पाथफाइंडर फॉर नीट जीआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर सभी कोर्सेज पे आपको ऑफर स्टार्ट है, उन ऑफर्स का लाभ उठाइए दोस्तों और कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दोस्तों। कीप स्टडी, कीप स्माइल। थैंक यू।